Assalamu alaikum viewers, welcome to Learning Art. PS5 513 Forensic Psychology Lesson number 6 Investigative Psychology आज हम रीड करने जा रहे हैं. Investigative psychology is a term given to a new era of applied psychology. It brings together issues in the recovery of investigative information. Investigative psychology में हम वो सारी चीज़ें रीड करेंगे कि किस तरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनसे पुलिस गुजरती है एक किसी की भी एक क्रिमिनल की प्रोफाइल बनाने में, या जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किस तरह इस चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं. एक यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एक केस दिया गया है कि अगर एक डेड बॉडी मिलती है, उसके हाथ में नाइफ है और दूसरा उसके पास एक सुसाइडल नोट पड़ा हुआ है. अब पता करने पे ये सामने आता है कि जो फैमिली है वो कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक था, जबकि जो बीवी है वो कहती है कि वो स्ट्रेस में था बहुत ज़्यादा, वो मेंटली इल था और उसने सुसाइड किया. जबकि बाकी सोर्सेज, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स और उसके बाकी रिटर्न रिकॉर्ड, डायरीज़ वगैरह से ये पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और वो बहुत हैप्पी था अपनी लाइफ से. सो यहाँ पे ये पता लगवाया जाता है कि क्या वो ये मर्डर था, क्या ये सुसाइड थी. दो अप्रोचेस दी गई हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्लिनिकल सब्जेक्टिव अप्रोच और एम्पिरिकल एंड लॉजिकल अप्रोच. ये क्लिनिकल अप्रोच मोस्टली पुलिस इस्तेमाल करती है, यानी जो एक आम सोचने का तरीका है कि क्या वो कर सकता है, एक क्रिमिनल किस तरह लेके चल सकता है और क्या क्रिमिनल की थॉट प्रोसेस होगा किसी भी क्राइम को करते हुए. जबकि एम्पिरिकल एंड लॉजिकल अप्रोच में प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं. एक प्रोफाइल बनाई जाती है क्रिमिनल की. ये देखा जाता है कि वो किस तरीके से क्राइम को कर सकता है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं और किस तरीके से ये चीज़ हुई होगी. All the way that psychology can be used or integrated with the process and procedure of criminal investigation. A criminal investigation roughly consists of a following 8 steps. 8 steps पे मुश्तमिल है ये. सबसे पहले कि डिटरमाइन किया जाए कि अगर क्राइम कमिट हुआ है तो पहले जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इजाज़त ली जाती है, किस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू काम शुरू किया जाता है. फिर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए जाएँ, जो भी एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाए. अगर कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ चोरी हो गई है या कोई और रॉबरी वगैरह का केस है, तो वो जो चीज़ें हैं वो वापस की जाएँ, रिकवर की जाएँ. एग्जीक्यूटर और कल्प्रिट को छाना जाए, मतलब देखा जाए कि कौन है, और फिर प्रोसिक्यूशन की मदद की जाए उसे गिल्टी प्रूफ करवाने में. और ये सारा तरीका है, फिर उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए. की फीचर्स ऑफ अ क्राइम एंड द लाइकली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परपेट्रेटर. ये सारे मेथड से देन आ जाती है प्रोफाइलिंग. प्रोफाइलिंग मेन चीज़ है कि प्रोफाइलिंग एक साइकोलॉजिकल स्केच बनाया जाता है किसी अननोन क्रिमिनल का, यानी ऐसा क्रिमिनल जिसे देखा नहीं है और कोई क्राइम हुआ है और कोई उसके साइंस मिल रहे हैं, तो उनकी बेसिस पे कि उसका कद क्या होगा, उसकी एज क्या होगी, वो फीमेल है या मेल है, किस रेस से ताल्लुक़ रखता है, किस जगह पे रहता होगा, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या हो सकता है, किस ऑक्यूपेशन से वो प्रोबेबली बिलोंग करता होगा, मैरिटल स्टेटस, लिविंग अरेंजमेंट्स, टाइप्स एंड कंडीशन ऑफ व्हीकल वो यूज़ कर रहा हो, किस तरह की गाड़ियाँ चलाता है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स उसके लिए क्या हो सकते हैं, उसका अरेस्ट रिकॉर्ड कोई. तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक प्रोफाइल बनाई जाती है. यहाँ एक प्रोफाइल ऑफ विच दी गई है. देन प्रीवर्ट टेररिज्म. अब ये जो स्केच होता है, अगर तो वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो ये जो स्केच होता है वो आगे जाके हेल्पफुल होता है फ्यूचर में क्राइम्स और टेररिज्म से बचने के लिए. कंप्यूटराइज प्रोफाइलिंग. कंप्यूटराइज प्रोफाइलिंग यूएसए में जो लोग बाय एयर ट्रैवल करते थे उनकी कंप्यूटराइज प्रोफाइलिंग होती थी थ्रू कैप्स, कंप्यूटर असिस्टेड पैसेंजर प्री स्क्रीनिंग सिस्टम. इसमें हर पैसेंजर की एक प्रोफाइल बन जाती थी, जिससे ये पता लगवाया जाता था कि वो ड्रग डीलर है या वो किसी टेररिज्म वगैरह में मुलव्वस तो नहीं है. इसी टेस्ट के थ्रू 19 हाईजैकर्स में से 10 हाईजैकर 9/11 अटैक के फाइंड किए गए थे, मगर उनके बारे में आज सच कुछ किया नहीं गया था. कैप्स को किस तरह उनका पैटर्न क्या था देखने का, ये देखा जाता था कि वन वे टिकट्स कितने लोग ले रहे हैं या कौन सा इंसान है जो वन वे टिकट ही लेता है, यानी एक साइड की टिकट लेके सब जा रहा है. और क्योंकि यूएस में कार्ड्स वगैरह का रुझान था तो ये देखा जाता था कि कैश में कौन पे करता है, और जो कैश में पे करता था उसे ब्लैक मनी कंसीडर किया जाता था.
देन कौन सा पर्सन है जो अकेले ट्रैवल कर रहा है। एंड परसिस्टेंट पैटर्न से मुराद ये कि इन सारी चीज़ों को, अकेले ट्रैवल करना, एक साइड का टिकट लेना और कैश में पे करना, ये चीज़ें कौन सा इंसान रिपीटेडली कर रहा है। इज़ इट सक्सेसफुल, कैब सक्सेसफुल, कह भी सकते हैं थी भी और नहीं भी थी। इसमें ये हुआ था कि इन्होंने जो AA77 फ़्लाइट के 4 हाईजैकर्स उनमें से 2 को सस्पिशियस करार दिया था। उनके बैग्स वगैरह चेक किए थे मगर उनकी पर्सनल रिसर्च वगैरह नहीं की थी। द प्रॉब्लम ऑफ फ़ॉल्स पॉजिटिव पहले होता क्या है, यानी किसी को क्लेम कर देना कि ये टेररिस्ट है और जबकि वो ना हो। तो क्या आपके थ्रू ये काम भी मतलब किया जाता था कि किसी पर्सन को टेररिस्ट करार दे देना जबकि वो ना हो, तो उसको फ़ॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। 9/11 के इंसिडेंट ने बहुत से साइकोलॉजिस्ट का माइंड टेररिज्म की जो प्रोफाइल जिस तरह सोची गई थी या माना जाता था उससे चेंज कर दिया था। और फिर उनकी डीपर प्रोफाइलिंग की जाने लगी, कैमरास लगाए गए एयरपोर्ट्स पे, देखा जाने लगा कि क्या ड्रेसिंग पैटर्न है, कपड़े किस तरह के पहनते हैं, कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, एयरपोर्ट पे किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, किस किस्म की किताब खरीद रहे हैं, उनका कल्चरल सोशल बैकग्राउंड क्या है। देन आ जाता है द हाईजैकिंग एपिडेमिक। इसमें सिंपल बताया है किस साल में कितनी हाईजैकिंग हुई और कहाँ पे हुई। देन द प्रोफाइल इन 1970s। अब हाईजैकर्स की प्रोफाइलिंग की जाने लगी और देखा जाने लगा कि वो किस तरह के हैं। तो फिर ये पता लगवाया गया कि जो मोस्टली हाईजैकर्स थे वो क्या थे कि वो सोसाइटी के अनसक्सेसफुल मेंबर हैं, यानी जो अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी कामयाबी हासिल नहीं करते, लोगों से अलग थलग रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशनल पैटर्न भी अनस्टेडी है, कोई प्रॉपर एक शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखते, कहीं एक जगह पे जॉब नहीं है उनकी। फिर उनमें हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस ज़्यादा है, सुसाइडल थॉट्स आती हैं, या फिर उनकी ये डिज़ायर होती है कि वो दुनिया के ऊपर उनका इख्तियार हो या फिर लोगों को वो कंट्रोल कर सकें। ये प्रोफाइल भी ज़्यादा देर तक वैलिड ना रह सके इंटरनेशनल लेवल में, क्योंकि बाद में टेररिस्ट में ये देखा गया कि बहुत से टेररिस्ट ऐसे आए जिनकी गर्लफ्रेंड्स भी थी, वो बच्चे भी थे और वो हैप्पीली मैरिड भी थे, उनके अच्छे स्टेबल बिजनेस और जॉब्स भी थी। देन क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में आ जाता है कि एक इंसान की प्रोफाइलिंग इस तरीके से की जाए जिसमें उसके क्राइम के बारे में जाना जाए कि किस किस्म के क्राइम वो करता आया या करता है, और ये जज किया जाए कि अगला टारगेट उसका क्या हो सकता है। जियोग्राफिकल प्रोफाइलिंग में आ जाता है कि इंसान किस किस्म की लोकेशन से बिलोंग करता है, कहाँ कैसा जॉब करता है, क्या उसके ट्रैवल रूट्स हैं और उसके सोशल सर्कल किस किस्म का। रेशियल प्रोफाइलिंग में आ जाता है कि वो इंसान किस किस्म की रेस, नेशनल ओरिजिन वगैरह से बिलोंग करता है, क्या उसका रंग है और किस किस्म की कौम, नस्ल वगैरह से उसकी बिलोंगिंग्स है। ड्राइविंग वाइल ब्लैक का मतलब है कि यूएस में जब काले लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे होते थे तो उन्हें रोक लिया जाता था और उनसे सवाल जवाब किए जाते थे सिर्फ इस बिना पे कि उनका कलर ब्लैक था, तो इससे ड्राइविंग वाइल ब्लैक का नाम दिया गया। लिमिट्स ऑफ प्रोफाइलिंग, अच्छा प्रोफाइलिंग को लिमिट किया गया, उसके देखा गया कि क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए प्रोफाइलिंग में, और एम्बिगुअस स्केचेस बनाए जाते थे, यानी वो जो बहुत क्लियर नहीं होते, सिर्फ मेन चीज़ें जिस पे वाज़ेह हो रही होती थी। इससे ये होता था कि बहुत से लोग एलिमिनेट हो जाते थे, यानी हर इंसान सस्पेक्ट के दायरे में नहीं आ रहा होता था कि ये इस पे भी शक किया जाए, उस पे भी शक किया जाए, तो फिर वो दायरा महदूद हो जाता था। द टू मेजर लिमिट्स आर, ये सिर्फ हमारे पास 2 नाम दिए गए हैं, दैट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। गाइस हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।